हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आई और मैं हूं सनाउल्लाह खान। नाज़रीन, न्यूज़ आई की हमारी होस्ट अफसा कोमल आज ज़ाती मसरूफियात के बायस दस्तयाब नहीं है और उनकी ये ज़िम्मेदारी मुझे अदा करनी पड़ रही है। हम आज बात करेंगे पंजाब में गवर्नेंस के निज़ाम की, जो गुज़श्ता 3 साल से संभलने का नाम नहीं ले रहा है और 3 साल के दौरान 1 दर्जन से ज़्यादा IG, चीफ सेक्रेटरीज़, इसके अलावा बेतहाशा कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरीज़ उनको तब्दील किया जाता रहा है। इसके अलावा सियासी तब्दीलियाँ अलहदा हैं, तर्जमानों की तब्दीलियाँ, वज़रा की तब्दीलियाँ। फ़ेडरल में भी इसी किस्म की सूरत हाल है, लेकिन पंजाब क्योंकि पाकिस्तान का दिल है, सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा आबादी है, सबसे ज़्यादा इश्यूज़ भी वहाँ हैं, वहाँ पर ज़्यादा मसाइल हैं और प्राइम मिनिस्टर ख़ुद भी इन तमाम चीज़ों की निगरानी कर रहे हैं। तो हम आज इसी इश्यूज़ पर बात करेंगे। पंजाब में बुनियादी तौर पर मसला क्या है। तहरीक इंसाफ तो बड़ा एम्बिशियस किस्म का अपना प्लान, अपना मंशूर लेकर आई थी और इस मंशूर पर अमल दरामद होने में क्या रुकावटें हैं और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से जो रिफॉर्म्स के दावे किए गए थे 3 साल पहले, वो कहाँ चले गए हैं और आया कि जो कारकर्दगी का जो मलबा है, ख़राब कारकर्दगी का, वो ब्यूरोक्रेसी पे डाला जा रहा है, वज़रा पे डाला जा रहा है। एक दिन तारीफ़ की जाती है एक ब्यूरोक्रेट की उसको लगाने से कबल, और लगता यह है कि 2-3 हफ्ते बाद फिर उसको तब्दील कर दिया जाता है ख़राब कारकर्दगी पर। इन इशूज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक IG जुल्फ़ साहब, इसके अलावा हमारे साथ एक्सप्रेस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं आमिर इलियास राना साहब। नसरुल्लाह खान मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं। इसके साथ डॉन लाहौर के हमारे रिपोर्टर हैं अली वकार, वो भी हमारे साथ होंगे। हम अली वकार के पास ही पहले चलते हैं। अली, आप इस तमाम इशूज़ को कवर भी कर रहे हैं, वजह क्या है? आया कि ये सियासी वजूहात हैं या वाकई कारकर्दगी ठीक नहीं होती? आए दिन IG, चीफ सेक्रेटरीज, कमिश्नर, DC, इसके अलावा तर्जमान, कभी वज़रा तब्दील कर दिए जाते हैं। तो आपको ये सियासी वजूहात नज़र आ रही हैं या कोई गवर्नेंस के इशू हैं? सनाउल्लाह साहब, ये जो सारा मामला आपने डिस्कस किया कि पंजाब में जो गवर्नेंस का मैटर है वो बड़ा डिस्टर्ब है, उसकी चंद एक वजूहात सियासी भी हैं और दूसरी वजह जो मैं कहूँगा पावर पॉलिटिक्स भी है और एतमाद का फुकदान भी है, जो इसकी बड़ी वजह पंजाब में समझी जा रही है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपनी जो भी नशिस्त पर जो भी ब्यूरोक्रेट आता है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो IG हो, चाहे वो महकमाना सेक्रेटरी हो, कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, तो हर जगह पर इस वक्त एतमाद का शदीद फुकदान पाया जा रहा है। अभी जो मैं ख़ास बात करूं, अभी हालिया दिनों में जो बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, एक तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब उनको तब्दील किया गया और IG पंजाब उनको भी तब्दील किया गया। तो चीफ सेक्रेटरी से बात शुरू करूं तो पंजाब CM हाउस में कल मैं गया, वहां पर लोगों से मैंने ये जानने की कोशिश की और जो मुख्तलिफ हुकूमती हलके हैं उनसे भी जानने की कोशिश की, गवर्नर हाउस में मौजूद लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या वजह बनी कि अचानक जवाद रफ़ीक मलिक, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कोरोना के दौरान उन्होंने अपनी सारी जो है काविशें लगाई कोरोना पर काबू पाने के लिए और पंजाब में गवर्नेंस को चलाने के लिए, तो बहुत सारे हलके परेशान हैं कि अचानक ये फ़ैसला कैसे हो गया, क्यों हो गया। क्योंकि जो जवाद रफ़ीक मलिक हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो ज़्यादा टाइम अपना CM हाउस में ही गुजारते थे, जहाँ पर उनका कैंप ऑफिस भी बनाया रखा था, बल्कि जो चीफ सेक्रेटरी का उनका ऑफिस था सेक्रेटेरिएट में, वहाँ पर वो कम आते थे और चीफ मिनिस्टर ऑफिस में वो ज़्यादा वक्त गुजारते थे, ताकि जो वज़ीर आला पंजाब, उनकी टीम और जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिलकर वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और गवर्नेंस पर काम कर सकें और कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि उनको तब्दील क्यों किया गया? पहले भी तबादले होते रहे हैं, मेन वजह क्या है? आप क्या समझते हैं कि ये सारा मामला वफाक से कंट्रोल किया जा रहा है और वफाक में कौन कंट्रोल कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर खुद ये चीज़ें देख रहे हैं, आज़म खान देख रहे हैं, शहजाद अकबर देख रहे हैं, या कोई और ताकत है जो ये तमाम मामलात को देखती है और 2-3 महीने बाद पता चलता है? एक दफ़ा जब लाया जाता है तो बड़े ज़ोर शोर से उनकी तारीफ़ें, प्राइम मिनिस्टर खुद बाज़ दफ़ा अफसरान की तारीफ़ें करते हैं और एकदम फिर पता चलता है कि जी इनको तब्दील किया जा रहा है।
जो जवाद रफ़ीक मलिक की तब्दीली का जो मामला है वो आज से इसका बैकग्राउंड चंद दिन पहले का बैकग्राउंड है। हमने इस पर बड़ी तहकीक की और लोगों से बातचीत भी की कि चंद दिन कबल वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो जनूबी पंजाब के दौरे पर भी थे और वहाँ पर उनके जो वज़ीर आला पंजाब के लोग ये कहते हैं और ये वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनकी ज़ुबानी है कि ताहिर खुर्शीद जो उस वक़्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वज़ीर आला पंजाब के, उनकी जो है चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब के साथ मुबैना तौर पर किसी न किसी मामले पर कोई ऐसी तल्ख़ कलामी भी हुई और उनमें आपस में तनाज़ा एक पैदा हुआ, जिसके बाद ये कहा गया कि चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब वो जनूबी पंजाब छोड़कर लाहौर वापस आ गए और उस वक़्त ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि जवाद रफ़ीक मलिक कोरोना में मुब्तला हो गए हैं, इस वजह से वो लाहौर वापस आए हैं। ठीक है अली, आप हमारे साथ रहिए। जुल्फ़िकार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ IG हैं और ये तमाम जो सफ़र है उन्होंने भी तय किया है। चीमा साहब, आप क्या समझते हैं कि जो इस लेवल का ब्यूरोक्रेट्स होता है जो 22 ग्रेड में आता है या 21 ग्रेड में आता है, 30-35 साल की सर्विस के बाद प्रमोशनें भी होती हैं, इस मौके पर आकर जब बताया जाता है कि जनाब आपको तब्दील किया जा रहा है 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, तो आप क्या समझते हैं जब इस लेवल पर IG या चीफ सेक्रेटरी या कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर भी आप देख लें, जब उनकी पोस्टिंग की जाती है तो कितना वक्त लगता है उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए के हवाले से कि आया कि ये टाइम इतना है कि इसके दौरान वो परफॉर्मेंस उनकी पता चल सके, जांची जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब में 3 सालों में 7वां IG लगा है और को 5वां चीफ सेक्रेटरी लगा है। यानी इतनी तेज़ी से तब्दीली क्या जाहिर करती है? ये जाहिर करती है कि जो भी ओवरऑल लीडर है हुकूमत का या एडमिनिस्ट्रेशन का, या तो उसमें मरदम शनासी नहीं है या उसके अहदाफ जो हैं टारगेट्स वो क्लियर नहीं है या उसको गवर्नेंस का कोई इदराक ही नहीं है, कुछ नहीं जानता। देखें, ये एक हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मौजूदा हुकूमत का रिकॉर्ड 3 साल का गवर्नेंस के ज़िमन में खासा ख़राब रहा है और ये एक हकीकत है की तरफ आपने भी इशारा किया कि यही रहा है कि जिसने इनके किसी मेंबर जीते हुए या हारे हुए की बात ना मानी, सही या गलत, इवन गैर कानूनी अहकामात ना माने, तो ज़िली अफसरान के फौरी तौर पे तबादले कर दिए गए। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इन्होंने इदारों को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो देखना यह है कि ओवरऑल इसमें कोई शक नहीं है कि देखें, पंजाब को तो रिमोट कंट्रोल के ज़रिए चलाया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चलाया जा रहा है। तो देखना ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब किस तरह की सिविल सर्विस पुलिस और इंतज़ामिया चाहते हैं। क्या वो ईमानदार और गैर जानबदार चाहते हैं या वो ताबेदार और वफादार किस्म की पुलिस और इंतज़ामिया चाहते हैं? उनका माइंड सेट जो है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये हैविंग सेड दैट, ये मैं कहूँगा कि ये जो 2 अफसर अभी तैनात हुए हैं, दोनों वेल रिप्यूटेड हैं, ये अच्छे अफसर हैं। आपका नुमाइंदा कह रहा था कि जी वो तो दफ्तर नहीं आते, CM ऑफिस बैठे रहते थे, पिछला चीफ सेक्रेटरी जो अपने ऑफिस ही नहीं आता, तो वो किस तरह, उसने क्या डिलीवर करना है, उसने क्या? अच्छा, एनी हाउ, लेकिन जुल्फ़िकार साहब, कामरान अफजल साहब चंद माह कबल फेडरल सेक्रेटरी खजाना थे और उनको वहां से चंद माह के अंदर ही उनको हटा दिया गया था। तो किस किस्म की रेपुटेशन है? फिर एक आप रेपुटेशन वाले को लाते हैं फिर हटा देते हैं। हाँ, ये आपकी बात ठीक है। अब देखने वाली 2-3 चीजें हैं, वो ये हैं कि क्या हुक्मरान सूबाई और मरकजी अपना माइंड सेट, यानी माइंड सेट कौन सा, इदारों को, अफराद को इस्तेमाल करने वाला चेंज करते हैं या नहीं करते। अगर ये बेहतरी करते चाहते हैं तो इनको फौरी तौर पर ये चाहिए कि इन दोनों अफसरों को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दें ताकि ये फील्ड से बुरी शोहरत के अफसरान हटाएं और अच्छे IG जो है उसको चाहिए कि अच्छे ईमानदार भी, दलेर भी, गैर जानबदार अफसरान लगाए और अपनी टीम लाए
और सबसे बड़ी बात यह है कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी ओपनली कहें कि हमें फील्ड में ऐसे अफसर चाहिए जो ईमानदार भी हों और गैर जानबदार भी। आज तक गैर जानबदारी की चीमा साहब आपका बात आ गया, आप जी सर बताएं प्लीज। मैंने कहा हमारे कान तरस गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के मुंह से गैर जानबदारी के अल्फाज सुनने को तरस गए हैं। तो वो कहेंगे तो ये भी हिम्मत करेंगे, आईजी और चीफ सेक्रेटरी भी कहेंगे कि वाकई गैर जानबदारी बहुत ज़रूरी है। ये देखें, मेरे ख्याल में ये उतनी ज़रूरी है जितनी दयानतदारी है। उस शख्स को दयानतदार करार नहीं दिया जा सकता कि जो जानबदार हो, जो इनका ज़ाती मुलाजम बना हुआ हुकूमती एहलकारों का या हुकूमती पार्टी का, उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, इम्पार्शल और न्यूट्रल होना चाहिए। एक अच्छे सिविल सर्वेंट को। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है सर। आप हमारे साथ ही रहिए। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब क्रिया। आमिर साहब, आप एस्टेब्लिशमेंट को और ब्यूरोक्रेसी को काफ़ी अरसे से देख भी रहे हैं, बड़े करीब से देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं जो पंजाब में सूरत हाल है, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि वफाक में भी यही सूरत हाल है, आए दिन अफसरान को तब्दील कर दिया जाता है। और चीमा साहब ने तो बराह रास्त कह दिया कि जो भी इनके मुंतखब या गैर मुंतखब अफराद हैं उनकी बात नहीं मानी जाती, चाहे वो अफसर को 10 दिन हुए तैनात किए हो या 1 दिन हो, उसको तब्दील कर दिया जाता है। तो इस तरह किस तरह सूबे में बेहतरी आएगी और गवर्नेंस का निज़ाम किस तरह बेहतर होगा? शुक्रिया सना साहब। मैं थोड़ा सा आपको प्राइम मिनिस्टर की आमद जब वो हुकूमत में आए थे और फिर उसके बाद अगली बात बताता हूँ। वो ये है कि जब आए थे तो ये टेन्योर फिक्सिंग की बात कर रहे थे। एक डॉक्टर इशरत हुसैन साहब हुआ करते थे, एक दुरानी मरहूम हुआ करते थे जिनको केपी के जो आईजी थे और फिर उनको एडवाइज़र पंजाब में लगाया था, और ताहिर थे आईजी पंजाब उस वक्त। और फिर एक मीटिंग पे मीटिंग, हम तो पहले कहते थे डॉक्टर इशरत हुसैन सिर्फ नौकरी करने आते हैं और वो किताब लिखते हैं, मुशर्रफ दौर में भी लिखी, अब भी लिखी, अपनी बुक वैल्यू बढ़ाई, मार्केट बनाई और चले गए, और कोई इस्लाहात वो ना अमल दरामद करा सके ना प्राइम मिनिस्टर ने की। बड़े दावे किए गए, शहजाद अरबाब भी बैठते हैं वहाँ पे कि जी हम 3 साल रखेंगे। पंजाब फेडरल सेक्रेटरियों की लाइन लगी हुई है तबादलों की। सूबे में पंजाब में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे, कोई सिचुएशन है ही नहीं। ये तो मोहतरम जवाद रफीक साहब तो फरमाया करते थे एमपीएस को पकड़ लाओ और लग जाओ, रहना है तो एमपी और एमएनए से बन जाओ। ये चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में आए ना आए, ये जो काम कर रहे थे वो एक पीएसओ के लेवल का था। वैसे तो सीएम के पास अगर कोई काम करता है होता तो वो पीएसओ है। शहबाज शरीफ के साथ मैं मिसाल नहीं दूंगा बुजदार की, लेकिन बात यह है कि एक सीएम था, उस वक्त भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी काम किया करते थे और अब भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी करते थे। लेकिन नासिर महमूद खोसरा वो वाइस चीफ सेक्रेटरी थे जो असर्ट करते थे कि समरियां कम से कम मेरे थ्रू जाएंगी, मैं अपना नोट लिखूंगा। और वो जब लेकिन वो आज होते तो वो आबिर साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आज खोसा साहब होते तो 24 घंटे भी उनकी पोस्टिंग ना होती, वो ट्रांसफर कर दिए जाते। मैं आ रहा हूँ, अभी इसी तरफ आ रहा हूँ कि आज क्या हालात हैं। तो मैंने जब ये स्टार्ट बताया और आपको बताया कि दुरानी साहब फिर रिजाइन कर गए जब ताहिर साहब का फौरन, क्योंकि वो जो मॉडल बेच के आए थे ना कि जी केपी में हमने रेवोल्यूशन ले आए हैं, हम फलां कर दिया हमने, तो वो पंजाब में जब हुकूमत चलना बनाना कि जी सबसे पहले तो वो इन्होंने अंदरूने खाना चौधरी परवेज इलाही पे इल्ज़ाम लगाए कि जी उनकी वजह से हमें जो है ना कुछ ज़िलों पे सेक्रीफाइस करना पड़ा। ये तो हर ज़िले में हो रहा है। पंजाब का कोई ज़िला नहीं जहाँ पे डीपी और डीसी कहीं टिक के लगे हों। बखर तहसील है मेरी, वहाँ 14 एसी बदले जा चुके हैं। ठीक है, और डीपी और डीसी आप देख लें, डेरा गाजी खान जो चीफ मिनिस्टर का होम है वहाँ पे एक लाइन लगी हुई है, सीएम ऑफिस से वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से यहाँ आ जाएंगे। वहाँ का जो सर्किट हाउस है उसका खर्चा चलाना, असल कहानी वहाँ मौजूद है कि वहाँ पे आप सीएम का जो प्राइवेट सर्किट हाउस में काम चल रहा है उसका खर्चा कौन भरेगा, कैसे भरेंगे, एलिवेशन होगी। और फिर ये जो जवाद रफीक साहब हैं, ये पिंडी रिंग रोड में एक सेक्शन ऑफ सतही लेवल पे गुफ्तगू एक दफा मैंने इनकी सुनी। ये पार्टी बने हुए थे जो अपने दस्तखतों के ऊपर पैरा ना दे सके और छोटे अफसरों पे नजला गिरा दे और बोल ना सके। तो अब जिनको लेके आए हैं, मैं उधर आ जाऊं, चीमा साहब बैठे हुए हैं, पुलिस को इनसे ज्यादा बेहतर कौन समझता है। मैं राव सरदार से कभी नहीं मिला, लेकिन उनकी शोहरत वो ऐसी है कि या ये हुकूमत चलेगी या वो चलेंगे, क्योंकि उन्होंने तो माननी नहीं है किसी की। और कामरान अली अफजल वो अचकन शेरवानी पहनते हैं और जैसे वो नवाज शरीफ के साथ उस वक्त ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, लोग पूछते होते थे कि ये शेरवानी वाला कौन बंदा है जो ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी करके आया। वो बाय द बुक चलने वाला आदमी है, उसने लिखना पढ़ना है, काम टिका के करना है। हाँ,
अगर गवर्नेंस चलानी है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं मान सकता इस सिचुएशन में जहां प्राइम मिनिस्टर साहब चीफ मिनिस्टर की चेयर पे जाके बैठते हो वीकली और फोर्टनाइटली और वो सारे फैसले करते हो, क्योंकि सीएम तो ऐसे ही है। अब आपको मैं बताऊं, फिरदौस आशिक अवान ने जाने से कुछ दिन पहले एक प्राइम मिनिस्टर को व्हाट्सएप पे बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज लिखा कि जी ये डिजास्टर है पंजाब में और ये सीएम बिल्कुल कुछ नहीं जानता। अभी वो सोच रही थी कि मैंने भेजा है, प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। वो चीफ मिनिस्टर बुजदार को मैसेज चला गया और चीफ मिनिस्टर ने उनको बुला लिया और उन्होंने दिखाया कि तुम मेरी शिकायत लगाती हो। अब आप ये ना समझें कि जी बुजदार साहब और प्राइम मिनिस्टर में कोई फर्क है, ये बिल्कुल मिल के काम हो रहा है। नसरुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया। नसरुल्लाह साहब, जो चीमा साहब और आमिर साहब ने जो सूरत हाल पेश की है, आपको भी उसी तरह नज़र आ रहा है? तो बड़ी ही खौफनाक किस्म की सूरत हाल है। और जो हम नया पाकिस्तान और नए पंजाब की बात कर रहे थे, तो ये वाकई नया पंजाब और नया पाकिस्तान तो है, लेकिन तब्दील क्या हुआ है? माजी में भी अगर इसी तरह होता था कि बात ना मानने वाले अफसरान को तो फारिग कर दिया जाता था, लेकिन उसमें कुछ अरसा तो तैनात रहते थे अफसर, 2-2 साल 3-3 साल भी रहे हैं, 4-4 साल भी रहे हैं। अब तो 4-5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते के बाद किसी भी लेवल का अफसर हो उसको तब्दील कर दिया जाता है। शुक्रिया सना साहब। देखें, जो चीमा साहब माशाल्लाह पुलिस सर्विस में रहे सारी उम्र, राणा साहब सारी ब्यूरोक्रेसी को जानते हैं। आप अगर माजी की बात करें, मेरा नहीं ख्याल, मुझे याद नहीं पड़ता कि 2 साल से कम टेन्योर कोई भी पंजाब में चीफ सेक्रेटरी का शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में रहा। फिर दूसरी बात यह है कि चीमा साहब इससे इत्तेफाक करेंगे, ब्रिटिश का जो पूरा सिस्टम था, आपका टेन्योर क्यों रखा गया था? इसलिए कि एक अफसर का कहीं आप लगाते हैं, वो अपनी पॉलिसी लेके आता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है, चीज़ों को समझता है। यहाँ मसला सिर्फ ये नहीं है अफसर तब्दील करने का। पंजाब में मसला ये है कि ताकत का मरकज़ भी एक नहीं है। आप देखें, अभी जो राना साहब बात कर रहे थे, दुरुस्त बात कर रहे थे, इस्लामाबाद से आप जाते हैं, कुर्सी पे आकर बैठ जाते हैं, फिर बुजदार साहब अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश करते हैं, फिर पंजाब में इनके इत्तेहादी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट जो है वो बांट के बैठे हुए हैं। और फिर ख़ास तौर पर जो खबरें हैं, ये गलत खबरें नहीं हैं कि बाज़ अफसरान को आप पैसे लेके उनकी तैनाती करते हैं। यानी इन हालात में फिर आप उसके बाद क्या करते हैं? आप कहते हैं ये पैसे कौन लेता है जी? पैसे लेता कौन है? देखिए, बहुत से इल्जामात लगे थे। जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उसके ऊपर कितने इल्जामात लगे थे उनके ऊपर, लेकिन मसला ये था कि बुजदार साहब भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। फिर वज़ीर आज़म साहब को बड़े पैगामात दिए गए। पार्टी के अंदर बाज़ वज़रा ने वज़ीर आज़म साहब के सामने जाकर सबूत रखे और कहा गया बड़ा इस पे एक्शन लेंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में लगा दिया है। मैं वही अर्ज कर रहा था राणा साहब कि इसमें इस सूरत हाल ये बनी हुई है पंजाब के अंदर कि आप न सिर्फ अपने मर्जी के अफसरान चाहते हैं, वो जो हम कहते थे कि जी कोई पोलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी, सारी इंटरफेरेंस इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड वाली बात भी आप देखें, जरा तसव्वुर कीजिए कि माजी में यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यही इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, ये कहा करते थे कि पॉलिटिकल तैनातियां तबाह कर देती है मुल्क को। जो इनके इलेक्शन हारे हैं वो तख्तियां लगा रहे हैं जाके, आप इससे तसव्वुर कीजिए। फिर उसके साथ जो इलेक्शन हारे हैं वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड बना दिए गए हैं, जिनको उन्हें टिकट्स दिए थे वो कामयाब नहीं हो सके, वो इस आपकी हुकूमत गवर्नेंस के अंदर आपकी शामिल हैं। इन हालात में वो जब जाते हैं, वो चाहते हैं शायद हमारे काम हो। और काम की नवीयत क्या है इस वक्त? सूरत हाल ये है कि ये डिमांड ये करते हैं किसी डिप्टी कमिश्नर से, किसी असिस्टेंट कमिश्नर से, 1 माह के अंदर अंदर ये काम सारे हो जाने चाहिए। कोई किसी के पास कोई जादू का चिराग नहीं है। फिर जो बंदा जिस तरीके से आया हुआ है उसने अपनी तरीके से काम करना है। फिर अफसरान के ऊपर एतमाद नहीं है, फिर जुर्रत नहीं है कहीं भी। हमारे पास ऐसे अफसरान से बातचीत भी हुई, वो कहते हैं जी कि हमने सीएम साहब से कहा कि जनाब ये इख्तियार आपके पास है, आप इसके अहकाम जारी कर दें। तो सीएम साहब ने आगे से कहा नहीं आप कर दें, यानी अपने ऊपर कुछ चीज़ लेने को आप तैयार नहीं है। जब तक आप खुद इनिशिएटिव लेके, हुकूमत खुद काम नहीं लेगी ब्यूरोक्रेसी से। देखिए, ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, मातहत इदारे हो, वो काम पॉलिसियाँ इंप्लीमेंट करते हैं हुकूमत की। जब हुकूमत ही खुद कोई पॉलिसी बनाने के काबिल ना हो, हुकूमत खुद गवर्नेंस के काबिल ना हो, हुकूमत कोई फैसला करने के काबिल ना हो, और हुकूमत खासतौर पर इस बात का इदराक ही ना करे कि वो गलतियाँ कर रही है। आप मुझे एक बात बताइए, राना साहब बैठे हैं, चीमा साहब बैठे हैं, क्या मुल्क के अंदर महंगाई नहीं हुई? लेकिन उसके बावजूद आपके क्या कहते हैं कि जी वो इस वक्त नारायण कागान में इतने लाख लोग चले गए, मरी में ईद पे इतने लोग चले गए, नथिया गली में लोग ईद पे इतने चले गए, और इसलिए लोगों ने इतनी स्पेंडिंग कर दी, इतने अरबों रुपए की। और खुदा के लिए यार, आप कैसा कंपैरिजन करते हैं? आप साथ ये बात मानने को तैयार नहीं है कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है कीमतों के ऊपर। आपके यहाँ जहाँ जिसने जो चाहा उसने अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं।
आप किसी को कंट्रोल कर पाते नहीं है। लेकिन आप मिसालें क्या देते हैं? की मिसाल ले लें, इंटरनेशनली जो कीमतें बढ़ी हैं, यानी आप कंपैरिजन देते हैं कि इतने डॉलर का अमेरिका में पेट्रोलियम मसनूआत है, हमारे यहाँ इतनी है। यार खुदा के लिए वहाँ की एवरेज इनकम देखें, वहाँ की पर आवर इनकम देखें और पाकिस्तान से मिला ले 2.5 लाख और 18,000, फिर आप नस्लो साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पंजाब में जो गंदम का बहरान और आटे का आया, जो प्राइसेस बढ़ी, उसमें भी पंजाब क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करता है और वहाँ पर पहले ही दूसरे साल इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को जो मिलर थे उनको गंदम खरीदने से मना किया, जिसके बाद ये बहरान आया। बिल्कुल इस पर हम बात करेंगे। चीमा साहब आपकी तरफ में आता हूँ। चीमा साहब, ये जो हमारे बाकी तजियाकार हैं, खासकर रसूलुल्लाह मलिक साहब ने जो बात की है कि पैसे लेकर डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर तब्दील किए जा रहे हैं, ये बड़ा और ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं लेकिन इसकी कोई वजाहत नहीं आई। इसके साथ जो पॉलिटिकल भी आपने देखा है, स्पोक्समैन तब्दील होते हैं, वज़ीर तब्दील होते हैं, इन सारी चीज़ों में आपको नज़र क्या आ रहा है कि जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है यहाँ से कितनी मुदाखलत है? क्योंकि हर हफ्ते या हफ्ते में 3-3 बार तो चीफ मिनिस्टर को इस्लामाबाद बुला लिया जाता है। फिर ये भी कहा जाता है कि आज़म खान के ज़रिए पंजाब की जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है उसको चलाया जा रहा है। फिर शहजाद अकबर भी ये भी बताया जाता है वो भी चीफ मिनिस्टर हाउस जाकर बैठते हैं, उनकी भी किस किस्म की मुदाखलत है, बाकी भी इश्यूज़ हैं। तो आप क्या समझते हैं ये किस तरह पंजाब की गवर्नेंस किस तरह बेहतर होगी, लोगों के इश्यूज़ हैं वो किस तरह हल होंगे? और अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि जिस चीज़ से वो डिनाई करते थे, जिस पर वो कोर्ट में भी गए थे, अब कई सफ़ात के जो सप्लीमेंट दे के पंजाब की कारकर्दगी को दिखाने की कोशिश की जा रही है। जी, आपका सवाल बहुत पर्टिनेंट है कि जिस तरह आपके दोनों जो सीनियर पैनलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़े बाखबर हैं, उन दोनों ने जिक्र किया कि यहाँ पैसे लेके डिप्टी कमिश्नर तैनात होते रहे, दूसरे अफसरान भी, और ये मीडिया में आता रहा, अखबारात में आया, किसी ने उसकी तरदीद नहीं की। और अभी बताया गया कि उसको जिसका नाम आता था, जिस पे के बारे में कई अखबारात में आता रहा, उसको फेडरल सेक्रेटरी लगा दिया गया। देखें, होना तो ये चाहिए था, या जो प्राइम मिनिस्टर साहब के वादे थे अपोजिशन वाले इंतखाबी, उसके पेश नज़र तो ये तवक्कुआत थी कि जी फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर इसकी इंक्वायरी कराएंगे और अगर इल्ज़ामात सही साबित हुए तो जिसके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हैं उसको करार वाकई सज़ा दी जाएगी, बजाय इसके कि उसको कहीं और जो है बेहतर असाइनमेंट दे दी जाए, उसको सज़ा दी जाएगी। सज़ा देने की बजाय फेडरल सेक्रेटरी लगा दिया गया। तो क्या देखें, मैं अगर फ़र्ज़ किया आईजी हूँ और मैं अपने सूबे में मैं जो है वो अपने इदारे में करप्ट डीआईजी लगाऊं, करप्ट एसपी लगाऊं, तकरीरें मैं करप्शन के ख़िलाफ़ करूं, तो आपको, मीडिया को, लोगों को ये हक हासिल है कि मेरा गिरबान पकड़ें और मुझे कहें कि यार क्या आप फजूल बातें कर रहे हैं, सिर्फ आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अगर मेरा अमल, अगर मेरा फेल उसके मुताबिक मेरे जो है तकरीरों या बयानात या दावों के मुताबिक नहीं है तो ये सब ड्रामेबाजी है। तो होना तो ये चाहिए, तो नहीं हुआ। देखें, इन्हीं प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई बार कहा, मैंने खुद सुना और वो दुरुस्त कहते थे कि देखें ये जो डेवलपमेंट फंड्स हैं ये एमपीएमएनए को तो बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए। चीमा साहब आपसे ब्रेक का टाइम हो रहा है, आपसे ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक के बाद चीमा साहब प्लीज। मैं देखें, इलेक्टेड छोड़ के हारे हुए एमपीएस एमएनएस को फंड्स दिए जा रहे हैं, हारे हुए। और यही साहब कहा करते थे कि जी मुझे मौका मिला तो मैं पूरे मुल्क की पुलिस को गैर सियासी कर दूंगा। इन्होंने तो पुलिस अफसरों से गैर जानबदारी का जौहर छीन लिया है। ईमानदार के लिए ये ठीक है सर आपका पॉइंट आ गया। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हम आपको बता रहे हैं कि पंजाब में जो गवर्नेंस की सूरत हाल है उस पर बात कर रहे हैं। ख़ासकर पंजाब में गुज़श्ता 3 साल के दौरान आला ब्यूरोक्रेसी, आईजी, चीफ सेक्रेटरीज़ और बाकी ओहदों पर बार बार तब्दीलियों से सूबे की जो गवर्नेंस की हालत है और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, डेवलपमेंट है, सोशल सेक्टर है, हेल्थ का सेक्टर है,
उन पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब। आमिर साहब, आप कितनी तब्दीलियाँ हो रही हैं बार बार, ये सेक्रेटरीज लेवल पे भी होती हैं और IG हैं या चीफ सेक्रेटरीज हैं, जो भी देखा जाए, इससे ओवरऑल जो सूबे की परफॉर्मेंस है, ख़ासकर जो सूबे के जो अवाम हैं जो मुश्किलात का शिकार हैं, चाहे जनूबी पंजाब है, सेंट्रल पंजाब है, तो उनकी सूरत हाल पर आपको कोई असरात नज़र आ रहे हैं? इससे क्या गवर्नेंस में क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं और ओवरऑल जो सूबों में डेवलपमेंट है, सोशल सेक्टर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, उस पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं लॉन्ग टर्म? देखिए, मैं आपने चूँकि मुल्क की भी बात की और स्पेशली पंजाब की बात की, आप देखें असद हयाउद्दीन सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे, इल्ज़ामात पे उनको वज़रा कमेटी ने फारिग किया और वो सेक्रेटरी इकनॉमिक अफेयर हो गए। अच्छा, ये जो पंजाब में कीमतों के तयन के जिम्मेदारी थी कि जी महंगाई जिससे सारी गवर्नमेंट तंग है, अवाम तो है ही है तंग, गवर्नमेंट इसलिए तंग है कि शोर बहुत हो रहा है, तो उन साहब को उठा के जवाद रफीक साहब को इंडस्ट्रीज़ में लगा दिया। वहाँ पे चाहे वो बड़ी गाड़ियाँ हो जिन पे आप बहुत ज़्यादा लिखते और बोलते रहते हैं, कीमतों का तयन करना हो या जो चीज़ महकमे हैं सारे उनके पास हैं, वो क्या काम करेंगे। अब आप देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे 2 हफ्ते में 2 तकरीरें उन्होंने की कि जी बुज़दार साहब इतना काम कर रहे हैं लेकिन बताते नहीं, छुपाते हैं। और जब वो आते हैं शाहराहों के ऊपर, परसों जब वो प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे तो उन्होंने फवाद चौधरी को लताड़ दिया कि देखिए हमने इतना काम किया, फवाद चौधरी लोगों को बताओ। अब ये भी समझ आ रही कि पंजाब में छुपाना क्यों है और मरकज में बताना क्यों। आप देखें, ये इनकी कोई सेंस जहन में मौजूद हो कि हाँ हमारा ये आइडिया, हमने इस वक्त डेवलपमेंट करनी है, इस वक्त एहतसाब करना है, इस वक्त हमने गवर्नेंस देनी है। इस वक्त PTI की गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा मसला है आम आदमी की भूख, उसकी तंगी। आज मैं तो एक देख रहा था, शायद लोगों ने पहले भी देखा हो, प्राइम मिनिस्टर की वो बना के एक कार्टून सा बनाया है कि वो पनाह गाँव में गए हैं और लोगों से कह रहे हैं कि देखें हमने आपको अब खाने पीने के लिए और जगह रहने के लिए पनाह गाँव में दे दिया। उन्होंने कहा जी बहुत शुक्रिया, पहले हमारे घर होते थे, अब हम पनाह गाँव में आ। तो हालात अब इस बुरी तरह पहुंच गए हैं कि लोग इनको इस तरह मिसालें देते हैं कि खुदा का वास्ता है, मतलब तरजीहात नहीं है। कभी चाइना, आमिर साहब मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं। सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर आप जानते हैं, जो जिसमें वो 35-40 चीज़ें शामिल होती हैं जो गरीब से गरीब आदमी यूज़ करता है। पिछले 11 माह से या 11 हफ्तों से उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज के दिनों में लास्ट वीक में भी 12.5% सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर था, जो CPI से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि हुकूमत की कितनी तवज्जो है कि महंगाई के हवाले, कंट्रोल करने के हवाले से क्या इक़दाम हैं। और बाजी में मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपको पता है मैं ये चीज़ें कवर करता रहता हूं, तो सप्लाई डिमांड की सिचुएशन पर नज़र रखी जाती थी और जब भी ये नज़र आता था कि कोई चीज़ शार्ट हो रही है, टमाटर है, प्याज है, कोई और इस किस्म की कमोडिटी है, तो फौरी तौर पर 1 हफ्ते के अंदर उसकी इम्पोर्ट कर ली जाती थी। अभी ये सिचुएशन है ही नहीं। 3 साल से मैं देख ही नहीं रहा कि सप्लाई और डिमांड की सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। तो ना इस तरह ना दें, ये तो बाकायदा कारीगर और फनकार हैं। ये पहले एक्सपोर्ट करते हैं चीज को, फिर इंपोर्ट करते हैं। अभी कुछ चीनी और गंदम छुप तो नहीं गई ना यहाँ से। मतलब इनको ये समझ अगर हो कि हमने लोगों के लिए काम करते हैं, ये तो बाकायदा दिहाड़ियां लगाने हैं। हम तो पीपल्स पार्टी को कहते थे कि वो हर दिन को आखिरी दिन समझ के लगा रहे हैं। यहाँ पे शहबाज गिल साहब का ट्वीट आप जहन में रखिएगा कि जब शहजाद अकबर साहब की इंक्वायरी आई और वो चीनी पे बताई, तो उन्होंने कहा ये 70 रुपए पे चीनी आई है, अब इमरान खान सामने खड़ा है, जहन में रखिएगा। इन्होंने 85 रुपए की कीमत रखी सेल्स टैक्स के लिए। आप मुझे बताएं 105, 102, 110 रुपए पे चीनी नहीं मिल रही। ये आम आदमी की कोई जो है ना कहानी। सिर्फ एक शेख रशीद वजीर था जो लास्ट ईयर तक था, जो आम आदमी के लिए कैबिनेट में बात किया करता था। उसको भी समझ आ गई कि भाई आप बस वजारत करनी है। वो भी चुप हो गए हैं, मतलब वो इसी में भी बोलते थे, उनके रिकॉर्ड पे हैं कि जो। लेकिन आमिर साहब मेरी बात सुने। आमिर साहब आम आदमी के लिए 2 लाइनें बोलने के बाद फिर मीडिया को वो खबर भी खुद ही देते थे कि ये मीडिया पे चलवा दे कि मैंने आम आदमी के लिए कैबिनेट में बात की है। कैबिनेट में आम आदमी की बात उस वक्त होती है कि जब हम असेंबली को लेके जाए उसमें फैसले। यहाँ तो स्टाइल बदल गया है कि देखें, प्राइम मिनिस्टर ने सवाल इतना अच्छा लोगों के लिए उठाया है आम आदमी की मदद के लिए कि पेट्रोल 10 रुपए बढ़ाने का कहा गया था, हमने 5 रुपए बढ़ाए। ये बढ़ाने की बात नहीं करते, ये मीडिया स्ट्रेटेजी सिर्फ बनाते हैं सारा दिन, और 3 साल से अब ऊपर हो गए हैं। अगर ये पब्लिक के लिए स्ट्रेटेजी बनाते तो यकीन मान ले इतनी बुरी सूरत हाल नहीं होनी थी। इन्होंने सारे वो अफसर लगाए हैं
जो फवाद हसन फवाद के साथ 3 मेंबर थे। आपका चीफ सेक्रेटरी वो है केपी का डॉक्टर काजिम नियाज, अभी पंजाब में वो चला गया है। मारूफ अफजल फौत हो गए हैं। डॉक्टर एजाज मुनीर यहाँ से स्टैब से चले गए। वो लोग टीम वर्क भी करते थे। अब मुझे बताएं कि चीमा साहब हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने गुजरांवाले में क्या हुकूमत को इलेक्शन में घुसने दिया? नहीं। तारिक मसूद यासीन नून लीग के दौर में गुजरात से भी गए क्योंकि उन्होंने पर्चे दिए एमपीए पे सिटिंग पे, उन्होंने फैसलाबाद में दिए। तारिक मसूद यासीन ने इनको गुजरांवाला में चेंज किया, लेकिन वो आईजी जब उनसे जूनियर आया उन्होंने फौरन, हालांकि बैचमेट थे, लेकिन वो वहां से नौकरी छुट्टी लेके और टिल रिटायरमेंट चले गए। आमिर साहब एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नाजरीन नसरुल्लाह मलिक साहब से पूछेंगे कि पंजाब में सूरत हाल बेहतर किस तरह होगी। नून लीग ने आज एक व्हाइट पेपर जारी किया, उस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। नसरुल्लाह मलिक साहब, आज नून लीग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और वाइट पेपर जारी किया है पीटीआई की हुकूमत जो पंजाब के अवाम के हवाले से, और उसमें डिमांड की है कि आए दिन ये पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी में तबादले किए जाते हैं, पूरा पंजाब उलट दिया जाता है। इसके बजाय अगर हुकूमत ने कोई कारकर्दगी दिखानी है तो वज़ीर आला पंजाब को तब्दील किया जाए। तो ये तो पीटीआई के अंदर से भी आवाज़ें आती थी और अब अपोजिशन भी पहले कहती रही है, अपोजिशन ने भी आज ये कह दिया है। तो क्या वजह क्या है कि बुज़दार साहब इतने मजबूत क्यों हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी में या नाअहली है या ये मसला कोई और है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो हो सकती है पीएमएलएन की, लेकिन पीएमएलएन बड़ी खुश है। मैं आपको एक बात बताऊँ, उनको और क्या चाहिए, उनको बुज़दार साहब मिले हुए हैं। वो कहते हैं ठीक है हमारे लिए बड़ी मौजे हैं। लोग कम अज़ कम कंपैरिजन करते हैं कि साहब का हुकूमत में ये था अब ये नहीं, इसलिए फ़ायदा तो मेरे ख्याल में अपोजिशन का है। दूसरा ये है सना साहब के अगर बुज़दार साहब को हटाने का फैसला भी इमरान खान साहब कर लेते हैं तो वोट पूरे नहीं हो सकते। चौधरी साहब, परवेज़ लाई साहब बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं इमरान खान साहब को, और जो उनके ख्यालात हैं इमरान खान साहब के बारे में वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और जिस दिन इन्होंने फैसला किया पंजाब से बुज़दार साहब को हटाने का, चौधरी साहब आने वाले नए नामजद किसी वज़ीर आला को वोट नहीं डलने देंगे, जिसके नतीजे में पंजाब में इनकी हुकूमत चली जाएगी। ये तो बुनियादी सूरत हाल है। आपका प्रोग्राम बड़ा टाइम मुख्तर रह गया है, लेकिन मैं असल अभी जो बात करते हैं अमर यास राणा साहब, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या शेयर करूँ आपसे चंद सेकंड का। ये इनके जो पनाह गाहें बनी हैं, इस पे एक बार हमने रिपोर्ट किया कि इसमें ये कोताहियाँ हो सकती हैं। तो एक हुकूमती तर्जमान ने फ़ोन करके मुझे कहा कि ये मीडिया का क्या काम है जी कि वहाँ पे ये हमारी कोताहियाँ जो है वो उसको टीवी पे चलाए। मीडिया का काम है हमें बताए या डीसी से बात करे और कंसर्न बंदे से बात करके वो चीज़ें ठीक करवा ले। टीवी पे चलाने का क्या तोक है? ये बहुत तो तनकीद जी ये तनकीद सुनने के लिए तैयार नहीं है। नसरुल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 3 सेकंड में इनकी फरमाइश सुना दूं। ये कहते हैं टॉक शो में मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी को आप बुलाते किस हैसियत से हैं? ये सोच है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अली वकार, आप हमें बताएंगे कि एक और झगड़ा खड़ा हुआ है काफ़ी अरसे से। मार्च में एक इन्होंने रूल्स में तरमीम की और प्रोविंशियल सर्विस के जो लोग हैं उनकी सीटें कम करके फेडरल सर्विस के जो लोग हैं उनकी सीटें 2000 से ज़्यादा बढ़ा दी। वो भी एक इशू है, वो भी मुतासर कर रहा है इस सारी सूरत हाल को। मुख्तसर ये गवर्नेंस का बहुत बड़ा मैटर है, ये जो पंजाब में अब देखने में नज़र आ रहा है। जो पीएमएस ऑफिसर्स हैं और जो पास ग्रुप के सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं उनके दरमियान एक रिफ्ट बड़ी देर से चली आ रही है, जिस पर वो गाए बगाए पिछले अदवार में भी मुजाहरे करते रहे, एहतजाज करते रहे। अब पीएमएस एसोसिएशन जो है उसने कल भी चीफ़ सेक्रेटरी, जो नए चीफ़ सेक्रेटरी आए हैं, उनके दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान किया और उनका ये कहना है कि हम वहाँ पर पुरअमन एहतजाज करेंगे और उनको ये बावर करवाएंगे कि डीएमजी अफसरान ने जो अपनी इजारादारी कायम कर रखी है यहाँ पर पंजाब में, जो कि आइनी तौर पर उनका हक नहीं बनता, कानूनी तौर पर भी उनका हक नहीं बनता। अली वकार, टाइम हमारे पास थोड़ा। आमिर यासनान साहब, आखिरी आपसे हमें राय चाहिए थी कि आप क्या समझते हैं ये निज़ाम किस तरह ठीक होगा? पंजाब हो, केपी के हो, इसको सेंटर से चलाना ठीक है? इससे निज़ाम बेहतर हो सकता है? अगर आप एक पार्टी में बैठे हैं और कमांड एक जगह से कर लें और फिर बाइख्तियार लोग बिठाएं और अहल लोग बिठाएं तो सब कुछ हो सकता है। माजी में भी होता रहा है। अब पीपल्स पार्टी ने जैसे कसम खाई है, उनका 14वां साल शुरू हो गया है कि हमने काम नहीं करना, तो वो नहीं कर रहे। अब आप कंपैरिजन सिंध और पंजाब का कर रहे हैं कि जी वहाँ पे कितनी गहरी खाइयाँ थी और यहाँ कितने गहरे खड्डे हो चुके हैं। जब तक आपका टीम लीडर ठीक नहीं होगा कभी भी कुछ नहीं हो सकता। अहल नहीं होगा, उसको जांचने का तरीका नहीं आएगा, या वो अपने साथ टीम ठीक रखेगा। यहाँ आवे का आवा बिगड़ चुका है।
आप PMS की बैच में चले जाएं या PS के ऑफिसर ले आएं। पंजाब में आई थिंक जमान वट्टू और एक आधा अफसर ही PMS से होगा, कोई बहुत ज्यादा अच्छे लोग वहां से आगे भी नहीं आए हैं। जमान वट्टू खुद ब खुद आगे आया, अपना काम करके आया है। मैं कभी नहीं जिंदगी में मिला, लेकिन मैंने उनका काम देखा है। तो हर सर्विस में लोग होते हैं अगर लेने वाले और चलाने वाले मौजूद हों। तो कोई दो आपको आइंदा आने वाले वक्त में कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है, कोई कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी और ये निज़ाम कुछ बेहतर होगा, गवर्नेंस बेहतर होगी? मैंने तो कहा है कि जिन 2 अफसरों को पंजाब में अब CS और IG के तौर पे लेके आए हैं, अगर काम होना है तो ये दोनों रहेंगे, हुकूमत का सरबराह नहीं रह सकता, क्योंकि वो चल ही नहीं सकता, वो फिर शिकायतें भरेंगे, कान भरेंगे। ठीक है आमिर साहब, हमारे पास टाइम खत्म हो गया और उसके दौर में थे। आमिर साहब, टाइम हमारे पास खत्म। मेरे रियाज राना साहब बहुत शुक्रिया, नसरुल्लाह मलिक साहब, अली वकार साहब और जुल्फ़िकार चीमा साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल तक के लिए नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।